तो दोस्तों ब्लड स्पॉट 4 जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आखिरी मूवी थी इस फ्रेंचाइजी की और हम सभी को इंतज़ार था ब्लड स्पॉट 5 का, जो कि हमें देखने को मिलने वाली हैं। उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में बात होगी। उसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, पिछली मूवी के कलेक्शन, उन सभी की एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी यानी इस फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विस रेस्टेनो ने किया है, जिसकी पटकथा जॉर्ज सॉन्डर्स ने लिखी है, जबकि एलन मेहरेज एक बार फिर निर्माता के रूप में काम करते हैं। यह ब्लडस्पोर्ट फिल्म श्रृंखला की कुल मिलाकर चौथी किस्त है। डैनियल बर्नहार्ट जॉन केलर की नई भूमिका में श्रृंखला में वापस आते हैं। इसे 1999 में डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया था। आधार: एजेंट जॉन केलर, डैनियल बर्नहार्ट, फ्यूगो पेनल नामक कठोर जेल में गुप्त रूप से जाता है ताकि बिना किसी सुराग के गायब हो रहे कैदियों की लाशों के बारे में पता लगा सके। वहां वह एक खतरनाक टूर्नामेंट द कुमाइट में शामिल हो जाता है, जिसे जस्टिन सीजर, इवान इवानोव नामक एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां कैदियों को मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। टूर्नामेंट का केवल एक नियम है, कोई नियम नहीं है। गालना: डैनियल बर्नहार्ट, जॉन केलर, मैक्स श्रेक के रूप में स्टेफानोस मिल्टसाकिस, इवान इवानोव जस्टिन सीजर के रूप में, लिसा स्टोथर्ड ब्लेयर के रूप में, माइकल क्राविक विंस्टन, डेरेक मैकग्राथ वार्डन प्रेस्टन के रूप में, डेविड रोवे बिलिंग्स के रूप में, एल्विस रेस्टेनो डॉ रोसेनब्लूम, डेनिस लावेल फाइल्स के रूप में, क्रिस्टीन मारेस रेजिना के रूप में, जेफ मोल्दोवन कैप्टन एंडरसन, माइक किर्टन जेल गार्ड के रूप में, मिटको किस्कीमोव टोंगो, लिंडा कोलेवा रीता के रूप में, स्टीफन वाल्डोब्रेव गिल्स के रूप में। उत्पादन: जेल के दृश्यों को बुल्गारिया की एक वास्तविक जेल में फिल्माया गया था और वास्तविक कैदी दृश्यों में अतिरिक्त कलाकार थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग बुल्गारिया में हुई थी, लेकिन ब्लडस्पोर्ट 4 की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। यह न केवल इसे वहां सेट की गई एकमात्र ब्लडस्पोर्ट फिल्म बनाता है, बल्कि एकमात्र ब्लडस्पोर्ट फिल्म है जिसकी शूटिंग उस जगह नहीं हुई है। हालांकि डैनियल बर्नहार्ट ने पहली फिल्म को छोड़कर सभी ब्लडस्पोर्ट फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन उनका किरदार ब्लडस्पोर्ट 3 के एलेक्स कार्डो से अलग है और अब इस फिल्म में जॉन केलर है। स्वागत: फिल्म को आलोचकों ने बहुत बुरा माना। टीवी गाइड के रॉबर्ट पार्डी ने फिल्म को 1 स्टार दिया और कहा, अच्छी खबर यह है कि इस सीक्वल को समझने के लिए आपको पहले 3 ब्लडस्पोर्ट फिल्में देखने की जरूरत नहीं है। बुरी खबर यह है कि यह शुद्ध ग्रेड जेड बकवास है। एक अन्य मीडिया में फिल्म को विदेशी बाजार के लिए विभिन्न शीर्षकों के साथ वितरित किया गया। अर्जेंटीना: ब्लडस्पोर्ट, मटर ओ मोरिर, ब्लडस्पोर्ट, किल और डाई। ब्राजील: ओ ग्रांडे ड्रैगाओ ब्रैंको 4, ओ कैपिटुलो फाइनल, द ग्रेट व्हाइट ड्रैगन 4, द लास्ट चैप्टर। रूस: 4। पुर्तगाल: ब्लडस्पोर्ट 4, कोंडेनाडो ए मोर्टे, ब्लडस्पोर्ट 4, मौत की निंदा। स्पेन: कॉन्टैक्टो सांग्रिएंटो 4, एल कुमाइट ओस्कुरो, ब्लडी कॉन्टैक्ट 4, द डार्क कुमाइट। यूके: द फाइनल चैप्टर, ब्लडस्पोर्ट 4। संदर्भ: 2013 में वह पार्कर, 2013 में जेसन स्टैथम के साथ अभिनय में लौटे और द हंगर गेम्स, कैचिंग फायर, 2013 में डिस्ट्रिक्ट 9 के पुरुष श्रद्धांजलि के रूप में एक कैमियो में दिखे। उन्होंने 8711 स्टंट टीम के साथ प्रशिक्षण लिया और जॉन विक और एटॉमिक ब्लोंड में रूसी गुर्गे की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने ब्रदर्स नामक वॉरियर के रीमेक में मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर मैक्स पॉटर के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्होंने HBO के बैरी के एक विशेष रूप से प्रशंसित एपिसोड में रोनी प्रॉक्सिन के रूप में सहाभिनय किया। 6 सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई
कि बर्नहार्ड द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस में एजेंट जॉनसन के रूप में अपनी मैट्रिक्स भूमिका को दोहरा रहे थे। साथ हालांकि उनके दृश्यों को अंतिम फिल्म से काट दिया गया था। उद्धरण आवश्यक। बर्नहार्ड डेथस्टॉकर में शीर्षक चरित्र निभाने के लिए तैयार है, जो 1983 की इसी नाम की पंत फिल्म का एक आगामी रीमेक है। 8. स्टंट परफॉर्मर के तौर पर बर्नहार्ड के क्रेडिट में ए गुड डे टू डाई हार्ड 2013, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2014, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016, डेडपूल 2 2018, एलिटा बैटल एंजेल 2019, हॉब्स एंड शॉ 2019 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023 शामिल है। वह क्रीड 2 2018 और नोबॉडी 2021 और द इक्वलाइजर टेलीविजन सीरीज के लिए मुख्य फाइट ट्रेनर और फाइट कोरियोग्राफर थे। व्यक्तिगत जीवन। बर्नहार्ड के 2 भाई हैं, क्लिफ और डर्क। उनकी शादी अभिनेत्री लिसा स्टोथर्ड से हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात ब्लडस्पोर्ट द डार्क कुमाइट के सेट पर हुई थी। 9. उनकी एक बेटी भी है। 9. फिल्मोग्राफी। सिनेमा। ब्लडस्पोर्ट 2 द नेक्स्ट कुमाइट 1996, एलेक्स कार्डो। ब्लडस्पोर्ट 3 1997, एलेक्स कार्डो। फ्यूचर वॉर 1997, द रनअवे। ट्रू वेंजेंस 1997, एलन ग्रिफिन। परफेक्ट टारगेट 1997, डेविड बेंसन। ब्लडस्पोर्ट 4 द डार्क कुमाइट 1999, जॉन केलर। G2 मॉर्टल कॉन्क्वेस्ट 1999, स्टीवन कॉनलिन। ब्लैक सी रेड 2000, रिक हेल्सी। ग्लोबल इफेक्ट 2002, लेफ्टिनेंट मार्कस पोयंट। द मैट्रिक्स रीलोडेड 2003, एजेंट जॉनसन। द लाइब्रेरियंस 2003, तोश्को। कन्फेशंस ऑफ एन एक्शन स्टार 2005, जेसन एवरस्ट्रांग। टोर्नेडो रेन टू किल 2005, द कटर 2005, डर्क क्रॉस। चिल्ड्रन ऑफ वैक्स 2007, मूरत। सुप्रीम चैंपियन 2010, लुसियन गैलोज। क्रिएचर 2011, लॉकचॉ बटा ग्रिमली। फूड फाइट 2012, अतिरिक्त आवाजें, आवाज। सांता का ग्रीष्मकालीन घर 2012, ब्रायन। पार्कर 2013, क्रोल। द हंगर गेम्स, कैचिंग फायर 2013, डिस्ट्रिक्ट 9 पुरुष श्रद्धांजलि। जोम्बेओ और जूलिकुला 2013, व्लादिमीर। नॉक एम डेड 2014, विक्टर द बटलर। जॉन विक 2014, किरिल। द वेटिकन टेप्स 2015, साइक वार्ड सिक्योरिटी, बिना श्रेय। ब्रदर्स 2015, मैक्स पॉटर। प्रेशियस कार्गो 2016, साइमन। टर्म लाइफ 2016, डिटेक्टिव रिक डिनार्डी, बिना श्रेय। लोगन 2017, बोन ब्रेकर। एटॉमिक ब्लोंड 2017, सोल्जर। किल एम ऑल 2017, राडोवन ब्रोकोव्स्की। एस्केप प्लान, द एक्सट्रैक्टर्स 2019, सिल्वा। हॉब्स एंड शॉ 2019, हिंचमैन, बिना श्रेय। बर्ड्स ऑफ प्री 2020, साइनिस चॉफर। स्काईलाइंस 2020, ओवेंस। हेल हैथ नो फ्यूरी 2021, वॉन ब्रुकनर। नोबडी 2021, बसकून। रेड नोटिस 2021, ड्रैगो ग्रांडे, कैमियो रोल। द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस 2021, एजेंट जॉनसन। एक्सट्रैक्शन 2 2023, कॉन्स्टेंटाइन। द किलर्स गेम 2024, राडोवन। डेथस्टॉकर, TBA, डेथस्टॉकर। टेलीविजन। मॉर्टल कॉम्बैट, कॉन्क्वेस्ट 1998 से 1999, 22 एपिसोड, सिरो। डिजायर 2006, 4 एपिसोड, विंसेंट।
कैसल 2016 एपिसोड XX विंसेंट, जीन क्लाउड वैन जॉनसन 2017 अल्टर्ड कार्बन 2018 जैगर, बैरी 2019 एपिसोड रॉनी लिली, रॉनी प्रोक्सिन, डैनियल बर्नहार्ट जन्म 31 अगस्त 1965, एक स्विस अभिनेता, स्टंटमैन, मार्शल कलाकार और पूर्व मॉडल है। उन्हें विभिन्न एक्शन फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने मार्शल आर्ट फिल्म ब्लडस्पोर्ट 2 द नेक्स्ट कुमाइट 1996 में प्रमुख भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की और इसके 2 सीक्वल ब्लडस्पोर्ट 3 1997 और ब्लडस्पोर्ट 4 द डार्क कुमाइट 1999 में दिखाई दिए। खलनायक के किरदार निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। वे द कटर 2005 में चक नॉरिस के साथ, किल एम ऑल 2017 में जीन क्लाउड वैन डेम, एस्केप प्लान, द एक्सट्रैक्टर्स 2019 में सिल्वेस्टर स्टेलोन और द मैट्रिक्स रीलोडेड 2003 और जॉन विक 2014 में कीनू रीव्स के साथ दिखाई दिए। उन्होंने टेलीविजन सीरीज मॉर्टल कॉम्बैट कॉन्क्वेस्ट 1998 से 1999 में सिरो के रूप में भी अभिनय किया। एक स्टंट परफॉर्मर और फाइट कोरियोग्राफर के रूप में उनके काम में क्रीड 2 2018 और नोबॉडी 2021 शामिल है। बर्नहार्ट ब्लैक बेल्ट हॉल ऑफ फेम के सदस्य हील चो के तहत ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। दोनों ने ब्लडस्पोर्ट 2 में भी साथ अभिनय किया था। उन्होंने दक्षिण कोरियाई मास्टर मास ओयामा के तहत क्योकुशिन कराटे का भी अध्ययन किया। प्रारंभिक जीवन। बर्नहार्ट का जन्म 1965 में बर्न के कैंटन इटिगेन में हेइडी और होर्स्ट बर्नहार्ट के घर हुआ था। उन्होंने 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू किया, जिसे कुंग फू और किकबॉक्सिंग से मिलकर बनी कुछ चीजें कहा जाता है। बाद में उन्होंने हील चो के तहत ताइक्वांडो और मास ओयामा के तहत क्योकुशिन कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल की। पेरिस में वे डोमिनिक वेलेरा के शिष्य थे। उन्होंने मुक्केबाजी, जूडो और ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु का भी अध्ययन किया है। अपने अभिनय करियर से पहले बर्नहार्ट ने एक आर्किटेक्चर फर्म में काम किया और पेरिस और न्यूयॉर्क में एक शीर्ष मॉडल थे। उन्होंने क्लाउड मोंटाना, थियरी मुगलर, ह्यूगो बॉस और वर्साचे के लिए काम किया। फिल्मी दुनिया से उनका पहला परिचय 1992 में हुआ, जब उन्हें मार्शल आर्ट थीम वाले वर्साचे विज्ञापन अभियान में दिखाया गया, जिसमें जीन क्लाउड वैन डेम भी शामिल थे। बाद में वे फिल्मी करियर बनाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। आजीविका। अभिनय। बर्नहार्ट ने ब्लडस्पोर्ट 2 द नेक्स्ट कुमाइट 1996 में प्रमुख भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की। जो 1988 की जीन क्लाउड वैन डेम फिल्म की अगली कड़ी थी। वह इसके 2 सीक्वल में भी दिखाई दिए और फ्यूचर वॉर 1997, ट्रू वेंजेंस 1997, परफेक्ट टारगेट 1997, G2 मॉर्टल कॉन्क्वेस्ट 1999, ब्लैक सी रेड 2000 और ग्लोबल इफेक्ट 2002 में अभिनय किया। 1998 से 1999 तक उन्होंने टीवी सीरीज मॉर्टल कॉम्बैट कॉन्क्वेस्ट में अभिनय किया। 2003 में वह द मैट्रिक्स रीलोडेड 2003 में एजेंट जॉनसन के रूप में दिखाई दिए। और 2005 में वह द कटर में चक नॉरिस के साथ दिखाई दिए। डेरेक मैकग्राथ जन्म 4 जून 1951, एक कनाडाई अभिनेता और लेखक है। जीवन और कैरियर। मैकग्राथ का जन्म टिमिन्स, ओंटारियो में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत यू आर ए गुड मैन, चार्ली ब्राउन में लिनुस के रूप में हुई थी। उन्हें चियर्स में एंडी श्रोएडर, डायने चेम्बर्स का संभावित गला घोंटने वाला, डलास में ओसवाल्ड वेलेंटाइन, माय सीक्रेट आइडेंटिटी में बेंजामिन जेफकोट, स्टार ट्रेक, वोएजर में क्रूमैन चेल, और डॉक में डेरेक हेबर्ट के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मैकग्राथ ने मैरिड विद चिल्ड्रन के दूसरे सीजन के एपिसोड में एक फंतासी सीक्वेंस में बक द डॉग की भूमिका भी निभाई,
एक फैमिली मैटर्स के तीसरे सीजन के एपिसोड में एक गेम शो होस्ट उन्होंने एनिमेटेड बच्चों की श्रृंखला इग्गी आर्बकल में स्पिफ की आवाज दी। उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला बॉब एंड डॉग में मेपल लेक के मेयर मेलविन की आवाज भी दी। 4. उन्होंने डीआईसी के हीथक्लिफ और कैटिलैक कैट्स में हीथक्लिफ के दुश्मन स्पाइक की आवाज भी दी। उन्होंने ग्रॉसोलॉजी, पोल पोजिशन, द रोमांस ऑफ बेटी बूप, इंटरगैलेक्टिक थैंक्सगिविंग, बाकुगन बैटल ब्रॉलर्स, सुपर भाई, वेसाइड, रूबी ग्लूम, टूट एंड पुडल, स्प्लिस्ट, जेन एंड द ड्रैगन और टेक मी अप टू द बॉल गेम में विभिन्न पात्रों की आवाज भी दी है। 1970 के दशक में वे टीवीन्टेरियो शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक प्रमुख अभिनेता थे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय मैथमेकर्स था। 5. 2002 में उन्होंने कनाडा के राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड के लघु द हंग्री स्क्विड का वर्णन किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु के लिए जिनी पुरस्कार जीता। 6. उन्होंने डैनियल टाइगर्स नेबरहुड में मिस्टर मैकफीली और इंस्पेक्टर गैजेट में चीफ क्विम्बी की आवाज दी। उन्होंने द रेड ग्रीन शो के 5वें सीजन में एनिमल कंट्रोल ऑफिसर गर्थ हार्बल की भूमिका भी निभाई। मैकग्राथ ने किम्स कन्वीनियंस में फ्रैंक नामक सहायक की भूमिका निभाई थी। फिल्मोग्राफी। पतली परत। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1973 अंतिम विवरण निचरेन शोशु सदस्य। 1980 कुछ भी व्यक्तिगत नहीं गैस चौकी। 1983 द फनी फार्म हार्वे। श्री मां कार्यकारी 1। 1987 पुलिस अकादमी 4 गश्त पर नागरिक बटरवर्थ। 1989 वह नियंत्रण से बाहर है जेफ रॉबिन्स। 1993 काफी घबराए वर्म एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर के रूप में दोहरी भूमिका। द लीजेंड टू आवाज। 1994 कथा की मुट्ठी आवाज अंग्रेजी संस्करण। 1995 मेरे पिता एक हीरो है, इसे द एनफोर्सर और जेट ली की द एनफोर्सर वॉयस के नाम से भी जाना जाता है। होलोग्राम मैन सचिव कल्किन डायरेक्ट टू वीडियो। गिरगिट मोरिस स्टेनफेल्ड। स्टुअर्ट ब्लिस प्रेरक शक्ति 7। 1999 अच्छे लोग अकेले सोते हैं एडी। ब्लडस्पोर्ट 4 द डार्क कुमाइट वार्डन प्रेस्टन। 2001 वस्तुओं की सुरक्षा श्री पीबॉडी। 2002 भूखा स्क्विड कथावाचक एनिमेटेड लघु फिल्म। आवाज। 2007 इससे भरा हुआ प्रिंसिपल हेस। चार्ली बार्टलेट अधीक्षक सेडविक। 2009 जोम्बी डियरेस्ट अंकल पीट। हालांकि वे स्वयं को अधार्मिक मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म को बहुत सम्मान देते हैं और कहते हैं कि ईसाई सभ्यता ने दुनिया को पहले से कहीं बेहतर स्थान बना दिया है। फरवरी 2020 में राइस डेविस ने कहा, वे सभी चीजें जिन्हें हम महत्व देते हैं, मुक्त भाषण का अधिकार, व्यक्तिगत विवेक का अधिकार, ये पहली और दूसरी शताब्दी के रोमन ईसाई धर्म में विकसित हुए, जहां व्यक्तिगत ईसाई ने कहा, मुझे विश्वास करने का अधिकार है, जो मैं मानता हूं और जो सम्राट मुझे बताता है वह नहीं। उसी से लोकतंत्र और समानता का हमारा पूरा विचार विकसित हुआ है। हम ईसाई धर्म के प्रति सबसे अधिक आभारी है, जो एक पीढ़ी कभी भी हो सकती है, और इसे कम आंकना और इसे अप्रासंगिक मानकर खारिज करना, मुझे लगता है कि यह कम पढ़े लिखे दिमागों का मलबा है। 32-33 राजनीतिक दृष्टिकोण। राइस डेविस किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। 1960 के दशक में विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में वे एक कट्टरपंथी वामपंथी थे, लेकिन जब वे मार्गरेट थैचर को परेशान करने गए तो उनके विचार बदल गए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले 2 लोगों को इतने शानदार तरीके से मार गिराया कि उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक बार चुप रहना चाहिए और सुनना चाहिए। 34 2004 में राइस डेविस ने वर्ल्ड पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में कहा, यूरोप में एक जनसांख्यिकीय तबाही हो रही है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, जिसे हम सामने लाने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि हम नस्लीय रूप से लोगों को अपमानित न करने के बारे में बहुत सावधान हैं, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन एक सांस्कृतिक बात भी है। 2020 तक हॉलैंड में 18 वर्ष से कम आयु के 50% बच्चे मुस्लिम वंश के होंगे।
35 रूढ़िवादी पत्रिका नेशनल रिव्यू के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे इस्लामी चरमपंथ के विरोधी है क्योंकि उनका मानना है कि यह समानता, लोकतंत्र, सहिष्णुता और गुलामी के उन्मूलन के पश्चिमी मूल्यों का उल्लंघन करता है। 34 राइज डेविस ब्रेक्सिट के समर्थन में मुखर थे। 36 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स 1973 पेनी गोल्ड रग्बी खिलाड़ी 1974 काली पवनचक्की नकली सैन्य पुलिसकर्मी अमान्य 1975 नग्न सिविल सेवक बार्नडोर 1979 बर्कले स्क्वायर में एक नाइटिंगेल ने गाया वकील 1979 डेनडाइक रहे से रॉनी आर्मचेयर न्यूबाउंड क्रूक 1981 खोए हुए आर्क के हमलावर सल्लाह 1982 सबसे अच्छा बदला मुस्तफ़ा विक्टर विक्टोरिया आंद्रे कैसल रोमांच का द्वीप लोहार 1983 सहारा रसूल सादात गमाल अब्देल नासिर 1984 बहादुर की तलवार बैरन फोर्टिनब्रास किम बाबू 1985 किंग सोलोमन की खदाने डोगाटी 1986 फायरवॉकर कॉर्की टेलर 1987 द लिविंग डेलाइट्स जनरल लियोनिद पुश्किन 1988 मोम का काम वेयरवोल्फ 1989 इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड सल्लाह बढ़ता हुआ तूफान डोनवाल्डो 1992 द डबल शू ने किड रूडी वॉन केसेनबाम खोया संसार प्रोफेसर चैलेंजर खोई हुई दुनिया में वापसी प्रोफेसर चैलेंजर 1993 सनसेट ग्रिल स्टॉकटन साइबॉर्ग कॉप केसल 7वां सिक्का कैप्टन गैलिल द अननेमेबल 2 रैंडोल्फ कार्टर का कथन प्रोफेसर वॉरेन 1994 उच्च धर्मयुद्ध ब्रूडर पारवस परिवार में रोबोट एली टाकी बटा रश्मुद बटा साश्री निर्दोषों का खून कैप्टन शमूरा 1996 महान श्वेत प्रचार जॉनी विंसर ग्लोरी डेज लूथर अलादीन और चोरों का राजा कासिम आवाज डायरेक्ट टू वीडियो 37 मार्क्विस डी साडे इंस्पेक्टर मारेस 1997 बिल्लियाँ नृत्य नहीं करती वूली द मैमथ राइज डेविस द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी में बॉने गिमली के रूप में दिखाई दिए। फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी में राइज डेविस की लंबाई 6 फीट 1 इंच 1.85 मीटर की मदद की गई, जबकि हॉबिट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता लगभग 5 फीट 6 इंच 1.68 मीटर लंबे हैं। 15 इसलिए, हालांकि उनके किरदार को छोटा माना जाता था, लेकिन हॉबिट अभिनेताओं की तुलना में वह उचित अनुपात में थे। अगर वह अधिक समान ऊंचाई के होते, तो पूरे फेलोशिप के शॉट्स के लिए 2 के बजाय 3 कैमरा पास की आवश्यकता होती। 16 राइज डेविस 9 फेलोशिप ऑफ द रिंग अभिनेताओं में से एकमात्र है जिन्होंने टेंगवार स्क्रिप्ट में लिखे 9 शब्द का टैटू नहीं बनवाया। उनके स्टंट डबल ब्रेट बीटी को टैटू बनवाने की पेशकश की गई क्योंकि राइज डेविस खुद टैटू बनवाने के लिए अनिच्छुक थे और बीटी ने उनके डबल के रूप में इतना समय बिताया था कि उन्हें लगभग सह क्रेडिट मिल गया था। 17 फिल्मांकन के दौरान इस्तेमाल किए गए कृत्रिम अंगों के कारण राइज डेविस को गंभीर प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी और कभी-कभी उनकी आंखें सूजकर बंद हो जाती थीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे द हॉबिट के फिल्म संस्करण के लिए भूमिका में लौटने पर विचार करेंगे, तो उन्होंने कहा, मैंने पहले ही इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मेरे अंदर एक भावनात्मक हिस्सा है जो फिर से शामिल होना पसंद करेगा। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि मेरा चेहरा अब इस तरह की सजा को सहन कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार उनके पास समस्याओं का एक अलग सेट है, क्योंकि आपके पास 13 बौने हैं, उनका एक पूरा समूह। आप एक पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बौनों के लिए वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने हॉबिट के लिए किया था। 18 उन्होंने 2011 में एक बौने सलाहकार के रूप में मदद की पेशकश की, लेकिन आवश्यक कठोर मेकअप के कारण द हॉबिट में गिमली के रूप में लौटने से इनकार कर दिया। 19 आवाज से काम राइज डेविस सितंबर 2012
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एन ट्रिब्यूट के लिए आवाज देने के अलावा राइस डेविस ने कई वीडियो गेम्स और एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज के लिए अपनी विशिष्ट आवाज दी है, जिसमें जस्टिस लीग में हेड्स की भूमिका, स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंस में मैनरे की मूल आवाज, जब तक कि दोनों भूमिकाओं को बॉब जोल्स के साथ दोबारा नहीं बनाया गया, और कई बार गारगोयल्स 1994 से 1996 में मैकबेथ के चरित्र के रूप में शामिल है। उन्होंने गेम्स फ्रीलांसर रिचर्ड विंस्टन टोबियास के रूप में और लॉर्ड्स ऑफ एवरक्वेस्ट दोनों 2003 में और गेम क्वेस्ट फॉर ग्लोरी 4 शैडोज ऑफ डार्कनेस के लिए भी अपनी गायन प्रतिभा का परिचय दिया, जिसे 1995 में सीडी-रोम संस्करण पर उनके कथन के साथ रिलीज किया गया था। नेक्स्ट जेनरेशन पत्रिका ने अपनी ड्यून 2000 समीक्षा में जॉन मल्टीमीडिया होर राइस डेविस को एफएमवी में शामिल करने के लिए स्वचालित रूप से 1 स्टार कटौती दी। 20 जॉन राइस डेविस की आवाज 2009 की डॉक्यूमेंट्री रिक्लेमिंग द ब्लेड में सुनी जा सकती है। 21 वर्णन में राइस डेविस तलवारों, ऐतिहासिक यूरोपीय तलवारबाजी और फिल्म पर लड़ाई कोरियोग्राफी की खोज करते हैं, जो कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 में उनके अनुभवों से उनके लिए बहुत परिचित विषय है, जहां उनके चरित्र ने कई दृश्यों में कुल्हाड़ी चलाई थी। 2004 में वह एक इंटरनेट शरारत का अनजाने विषय थे, जिसने कई मुख्यधारा के मीडिया स्रोतों में झूठी अफवाह फैला दी थी कि उन्हें स्टार वार्स एपिसोड 3 में जनरल ग्रीवस की भूमिका निभाने के लिए निर्धारित किया गया था। 22 राइस डेविस द ट्रूथ एंड लाइफ ड्रामाटाइज्ड ऑडियो न्यू टेस्टामेंट बाइबल के कथावाचक है, जो कि न्यू टेस्टामेंट का 22 घंटे का सेलिब्रिटी वॉयस वाला पूरी तरह से ड्रामाटाइज्ड ऑडियोबुक संस्करण है, जो संशोधित मानक संस्करण कैथोलिक संस्करण अनुवाद का उपयोग करता है। 2011 में उन्होंने केजेबी द बुक दैट चेंज्ड द वर्ल्ड प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें किंग जेम्स संस्करण से विविध अंश पढ़ते हुए दिखाया गया है। जॉन राइस डेविस के आवाज के काम में ब्रीथ बाइबल के साथ वॉइस ओवर का काम भी शामिल है। 23 2016 में उन्होंने वॉयस ऑफ फायर के लिए बोले गए शब्द प्रदान किए, जो एक कैपेला पावर मेटल बैंड वैन कैंटो का छठा एल्बम था। 24 1988 से आइल ऑफ मैन के निवासी जॉन राइस डेविस ने द्वीप के कैसल रशेन को प्रारंभिक आवाज दी है, जो ब्रिटिश द्वीपों में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन किलों में से एक है। 2018 में उन्होंने आइल ऑफ मैन के पर्यटन विज्ञापन के लिए अपनी आवाज दी। 1993 के विलियम्स सुपरपिन इंडियाना जोन्स द पिनबॉल एडवेंचर में कुछ कॉलआउट के लिए राइस डेविस की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। 25 2023 के वीडियो गेम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न टू मोरिया में वह गिमली की भूमिका को दोहराता है और शुरुआती दृश्य का वर्णन करता है। 26 27 28 व्यक्तिगत जीवन रिश्ते अप्रैल 2013 में राइस डेविस ने दिसंबर 1966 में सुजैन विल्किंसन से शादी की और उनके 2 बेटे हुए। हालांकि वे 1985 में कानूनी रूप से अलग हो गए, लेकिन 2010 में अल्जाइमर रोग से उनकी मृत्यु तक वे विवाहित रहे। वे दोस्त बने रहे और उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल की। 29 2004 में राइस डेविस ने लिसा मैनिंग को डेट करना शुरू किया। उनकी एक बेटी है और वे अपना समय न्यूजीलैंड के वाइकाटो क्षेत्र 30 और आइल ऑफ मैन में घरों के बीच बांटते हैं। 31 धार्मिक विचार जॉन राइस डेविस जन्म 5 मई 1944 एक वेल्श अभिनेता है, जिन्हें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी में गिमली और इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइज में सल्लाह की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन, 1 जीत और 1 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ है। 2023 में गैलेक्सी कॉन रिचमंड में जॉन राइस डेविस को सहारा 1983, द लिविंग डेलाइट्स 1987, ग्लोरी डेज 1995, द मेडलियन 2003 और वन नाइट विद द किंग 2006 फिल्मों में उनके अभिनय के लिए भी जाना जाता है। उन्हें कैट्स डोंट डांस 1997, सिनबैड बियॉन्ड द व्हील ऑफ मिस्ट्स 2000,
स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स 2000 से 2002 और ट्रिप टैंक 2015 से 2016 सहित उनके व्यापक आवाज वाले काम के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने आई क्लॉडियस 1976 में मैक्रो, शोगुन 1980 में वास्को रोड्रिग्स और द अनटचेबल्स 1993 में माइकल मेलोन के रूप में अपनी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की। 1995 से 1997 तक उन्होंने स्लाइडर्स में प्रोफेसर मैक्सिमिलियन आर्टुरो की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। जॉन राइस डेविस का जन्म 5 मई 1944 को सेलिसबरी में हुआ था, एक वेल्श माता-पिता के बेटे। उनकी मां, फिलिस जोन्स, एक नर्स थीं, जबकि उनके पिता, राइस डेविस, एक मैकेनिकल इंजीनियर और औपनिवेशिक अधिकारी थे। 2 अपने पिता के औपनिवेशिक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने के कारण उनका पालन पोषण तांगानिका, आज तंजानिया का हिस्सा में हुआ, इससे पहले कि उनका परिवार अम्मानफोर्ड के वेल्श शहर में चला गया। एक तांगानिका में रहते हुए उनका परिवार दार ए सलाम, कोंगवा, मोशी और म्वांजा जैसी जगहों पर रहा। उनकी शिक्षा कॉर्नवाल के स्वतंत्र ट्रूरो स्कूल और फिर ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय में हुई, जहां वे भर्ती होने वाले पहले 105 छात्रों में से एक थे और इसके ड्रामा क्लब के सहसंस्थापक बने। नॉरफॉक के वॉटन में एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के बाद उन्होंने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में जगह बनाई। आजीविका। मई 2005 में स्वीडन के माल्मो में साई-फाई वर्ल्ड में राइस डेविस, दाएं 1970 के दशक की शुरुआत में राइस डेविस यूके टेलीविजन पर छिटपुट रूप से दिखाई दिए, जिसमें बुग्गी में एडम फेथ के विपरीत गैंगस्टर लाफिंग स्पैम फ्रिटर की भूमिका भी शामिल थी। बाद में उन्होंने आई क्लॉडियस में प्रेटोरियन अधिकारी नेवियस सुटोरियस मैक्रो की भूमिका निभाई। इसके बाद वे जेम्स क्लेवेल के उपन्यास पर आधारित 1980 की टेलीविजन मिनी सीरीज शोगुन में पुर्तगाली नाविक रोड्रिग्स की भूमिका के साथ न केवल यूके में बल्कि अधिक बार दिखाई देने लगे। 1989 में उन्होंने द ट्रायल ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क में मार्वल कॉमिक्स के चरित्र किंगपिन की भूमिका निभाई। 3 राइस डेविस ने हांगकांग में सेट 1 और क्लेवेल रूपांतरण नोबल हाउस में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने इयान डनरॉस के कॉर्पोरेट दुश्मन क्विलन गोर्नट की भूमिका निभाई। 4 तब से वे कई टेलीविजन शो और मिनीसीरीज में दिखाई दिए, जिनमें 1950 के दशक की टेलीविजन सीरीज द अनटचेबल्स के 1993 के रीमेक में एजेंट माइकल मेलोन, 5 के साथ साथ 1995 से 1997 तक टेलीविजन सीरीज स्लाइडर्स में प्रोफेसर मैक्सिमिलियन आर्टुरो के रूप में एक प्रमुख भूमिका शामिल है। 6 2023 में गैलेक्सी कॉन रिचमंड में जॉन राइस डेविस। वह 1983 में रीली एस ऑफ स्पाइज में भी दिखाई दिए। स्टार ट्रेक वोएजर में लियोनार्डो दा विंची के होलोडेक संस्करण के रूप में कई बार दिखाई दिए। 7 द लिविंग डेलाइट्स में जेम्स बॉन्ड के सहयोगी के रूप में अभिनय किया और फिल्म वन नाइट विद द किंग में दिखाई दिए। डेविस ने 2 अलग-अलग परियोजनाओं में पोर्थोस का किरदार निभाया है। द सीक्रेट एडवेंचर्स ऑफ जूल्स वर्ने का 2 भाग वाला एपिसोड और हॉलमार्क चैनल की फिल्म ला फेम मस्कटिया। वह रिपर विगो हैमन के रूप में 1996, ड्यून 2000, नोरी मोनेओ के रूप में 1998 और विंग कमांडर श्रृंखला जेम्स टैगगार्ट के रूप में 2004 में उन्होंने द प्रिविलेज्ड प्लेनेट नामक एक डॉक्यूमेंट्री का वर्णन किया, जो बुद्धिमान डिजाइन के लिए मामला बनाती है। 8 उन्होंने इस समय के आसपास एमटीवी सीरीज वाइल्ड बॉयज में भी वर्णन प्रदान किया। 2013 में वे पारिवारिक इतिहास कार्यक्रम कमिंग होम में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कार्मार्थशायर कोयला खदानों में अपने दादा के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। 9 2014 में वह एक अमर कीमियागर होलगर्थ की भूमिका निभाने के लिए टेलीविजन शो मेटल हर्लंट क्रॉनिकल्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 10 2015 में उन्होंने मार्क हैमिल और गैरी ओल्डमैन के साथ पीसी गेम स्टार सिटीजन के सिंगल प्लेयर अभियान में भूमिका निभाई थी। 11 इस काम में चेहरे के भाव और उनकी आवाज सहित पूरे शरीर की गति कैप्चर शामिल थी,
इसे मुख्य रूप से यूके के इमेजिनेरियम स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। 12 इंडियाना जोन्स फिल्में। राइस डेविस ने 1981 की फिल्म रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में सल्लाह का किरदार निभाया था। 13 उन्होंने 2 बाद की इंडियाना जोन्स फिल्मों में सल्लाह की भूमिका दोहराई। 14 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्में। 1950 का दशक, प्रारंभिक कैरियर। कोरियाई युद्ध के बाद हांग एक दोस्त के साथ 1953 में लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री पूरी की। हांग ने जल्द ही दिन में लॉस एंजिल्स काउंटी के लिए एक सड़क इंजीनियर के रूप में पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दिया, जबकि शाम को, सप्ताहांत में और अपनी छुट्टी और बीमार दिनों के दौरान अभिनय किया। आखिरकार उन्होंने 5.5 साल के बाद इंजीनियरिंग छोड़ दी और खुद को पूर्णकालिक अभिनय और आवाज के काम में समर्पित कर दिया। 14 हांग ने 600 से अधिक टेलीविजन और फिल्म भूमिकाएं निभाई है। 15-16 शो बिजनेस में उनका करियर 1950 के दशक में हॉलीवुड के स्वर्ण युग के अंतिम वर्षों के दौरान शुरू हुआ, जब उन्होंने कई एशियाई फिल्मों के साउंड ट्रैक को फिर से डब किया। उन्होंने 1956 की फिल्म गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। फरवरी 1954 में हांग ग्रूचो मार्क्स के साथ रेडियो और टेलीविजन गेम शो यू बेट योर लाइफ में दिखाई दिए। इस उपस्थिति में उन्होंने ग्रूचो की खुद की नकल सहित कई प्रतिरूपण किए। हांग और उनके साथी ने क्विज में $140 जीते। उन्होंने $2000 के प्रमुख पुरस्कार के लिए चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। अगले वर्ष उन्होंने युद्ध फिल्म सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून 1955 में क्लार्क गेबल के साथ अभिनय किया। 17 1956 में हांग को किर्बी ग्रांट अभिनीत वेस्टर्न एविएशन एडवेंचर सीरीज स्काई किंग के रेड टेंटेकल्स एपिसोड में जिमी लिंग के रूप में लिया गया था। उन्होंने एनबीसी वेस्टर्न सीरीज द कैलिफोर्नियंस में भी अतिथि भूमिका निभाई। 1957 से 1958 में उन्हें ब्रिटिश अमेरिकी श्रृंखला द न्यू एडवेंचर्स ऑफ चार्ली चैन में नंबर 1 सन बैरी चैन के रूप में लिया गया, जिसमें जे. कैरोल नाइश ने चार्ली चैन की भूमिका निभाई। 18 सीबीएस संडे मॉर्निंग पर एक साक्षात्कार में हांग ने खुलासा किया कि नाइश ने नस्लवादी आक्रोश में उन्हें केवल एक पंक्ति छूट जाने के कारण श्रृंखला से निकाल दिया था। हांग ने नाइश को एक बहुत ही पूर्वाग्रही व्यक्ति के रूप में वर्णित किया और बताया कि कैसे नाइश की हरकतें उनके लिए बहुत दुखदायी थीं। 12 पिछली फिल्मों में नंबर 1 सन की भूमिका की ल्यूक ने निभाई थी, हालांकि कि ल्यूक के किरदार को ली चैन के नाम से जाना जाता था। 1959 में वे वॉल्ट डिज्नी की एबीसी सीरीज जोरो के एक एपिसोड में एक राजकुमार के रूप में दिखाई दिए। उसके बाद उन्हें डेविड जेनसेन एनबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज रिचर्ड डायमंड प्राइवेट डिटेक्टिव के 1960 के एपिसोड ईस्ट ऑफ रेंजर में चुंग लिंड के रूप में कास्ट किया गया। 1960 से 1962 तक वे एबीसी वार्नर ब्रदर्स क्राइम ड्रामा हवाईयन आई में 4 बार, एबीसी सीरीज हांगकांग और एडवेंचर्स इन पैराडाइज में 2-2 बार और एबीसी की संबंधित सीरीज द आइलैंडर्स में 1 बार दिखाई दिए। 1960 से 1979 चीनी रेस्तरां में होस्ट के रूप में हांग की पहली उपस्थिति रॉजर्स और हैमरस्टीन फिल्म संगीत में फ्लावर ड्रम सॉन्ग 1961 में थी। 1962 में वे सीबीएस के पेरी मेसन में द केस ऑफ द वेरी वॉचडॉग में डीन चांग के रूप में दिखाई दिए। 23 सितंबर 1963 को हांग ने एबीसी के द आउटर लिमिट्स के पहले सीजन के दूसरे एपिसोड द 100 डेज ऑफ द ड्रैगन में जासूस वेनली का किरदार निभाते हुए प्राइम टाइम स्लॉट में जगह बनाई। उस वर्ष हांग ने द केस ऑफ द फ्लोटिंग स्टोन्स में लुई केव की भूमिका भी निभाई। वे एनबीसी के सैन्य सिटकॉम एनसाइन ओटूल में भी 3 बार दिखाई दिए। हांग मूल हवाई 5 के कई एपिसोड में भी दिखाई दिए। हांग ने सीबीएस के द बॉब न्यूहार्ट शो के 1972 के एपिसोड में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद हांग 1975 के ऑल इन द फैमिली एपिसोड एडिथ ब्रेक्स आउट में एक चीनी रेस्तरां में होस्ट के रूप में दिखाई दिए। वह 1972 से 1975 की एबीसी टेलीविजन श्रृंखला कुंग फू में एक लगातार अतिथि कलाकार थे,
सीबीएस के स्विच के अंतिम सीजन में वांग के रूप में कलाकारों में शामिल हुए और उन्होंने 1979 की मूल फिल्म में एक फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका भी निभाई। 1972 में ब्लेक एडवर्ड्स की फिल्म द कैरी ट्रीटमेंट में अवैध गर्भपात करने के आरोपी डॉक्टर डेविड ताओ की उल्लेखनीय भूमिका थी। वह 1979 की फिल्म द इन-लॉज में भी थे। 1980 से 1999। 2011 में मॉन्स्टर पालूजा में प्रशंसकों के साथ हांग। वे 1980 की कॉमेडी कल्ट फिल्म एयरप्लेन में एक वर्दीधारी व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने टीन लस्ट जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। होंग ने जॉन कारपेंटर की कल्ट क्लासिक बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना 1986 में अमरभूत जादूगर लो पेन की भूमिका निभाई। ब्लेड रनर में नेत्र निर्माता च्यू, चाइनाटाउन और द टू जेक्स में एवलिन मुलवरे के वफादार और सतर्क बटलर और ब्लैक विडो में कम किराए के निजी जासूस की भूमिका निभाई। 2021 उन्होंने द वाइनयार्ड 1989 फिल्म का निर्देशन, लेखन और अभिनय भी किया। 1985 के टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड एपिसोड इट ऑल कम्स आउट इन द वॉश में हांग ने चाओ टिंग नामक एक ड्राई क्लीनर का किरदार निभाया था, जिसके पास एक व्यक्ति के विवेक से पापों और अपराध बोध को धोने की शक्ति थी। इसके बाद हांग सीनफील्ड एपिसोड द चाइनीज रेस्टोरेंट 1991 में एक चीनी रेस्तरां के होस्ट ब्रूस की यादगार भूमिका में दिखाई दिए। हांग ने कॉमेडी सीक्वल वेन्स वर्ल्ड 2 में कैसेंड्रा वोंग के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ पिता जेफ वोंग का किरदार निभाया था और द एडवेंचर्स ऑफ ब्रिस्को काउंटी जूनियर 1993 के पायलट में स्कारडेड फुट सोसाइटी के प्रमुख के रूप में दिखाए गए थे। 1997 में बड़े बजट की एमजीएम फिल्म रेड कॉर्नर में हांग ने सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें रिचर्ड गेरे ने अभिनय किया था। हांग ने स्वतंत्र फिल्म ब्रोकन वेसल्स 1998 में भी एक छोटी भूमिका निभाई थी। उन्होंने जोई 101 के अंतिम एपिसोड चेसिंग जोई फिल्म में मिस्टर ताकाटो की भूमिका निभाई। उनके चरित्र ने माइकल बैरेट को मैनुअल ट्रांसमिशन संचालित करना सिखाया और एपिसोड के अंत में पता चला कि वह मौजूद नहीं था। हांग ने जैकी चैन एडवेंचर्स टेलीविजन सीरीज में एक दुष्ट जादूगर डोलन वोंग के चरित्र को भी आवाज दी और डिज्नी की मुलान में चीफू की आवाज थी। 2000 से 2019 हांग अपने पहले सीजन के दौरान द बिग बैंग थ्योरी के कई एपिसोड में दिखाई दिए, साथ ही अलियास के पहले सीजन के दौरान कलर ब्लाइंड एपिसोड में भी दिखाई दिए। हांग ने द एक्स फाइल्स के सीजन 3 के एपिसोड में खलनायक की भूमिका निभाई। वह द वेस्ट विंग के 2 एपिसोड 1.11 3.15 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी राजदूत के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने द किंग ऑफ क्वींस में मिस्टर सू का भी किरदार निभाया, जो एक एशियाई रेस्तरां के मालिक है, जो डग हेफरनन और उनके दोस्तों को अपने स्टोर के ऊपर एक मचान अपार्टमेंट किराए पर देता है। एपिसोड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 2006 में। इसके अतिरिक्त हांग ने फ्रेंड्स में अतिथि भूमिका निभाई, द वन विद द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन। हांग की अन्य भूमिकाओं में एएनटी फार्म, सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपरफोर्स गो में मैंडरिन और टीन टाइटंस में प्रोफेसर चांग शामिल है। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लास वेगास में एक धोखेबाज साधु के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई। हांग ने कार्टून नेटवर्क एनिमेशन चाउडर में वॉन्टन बम्स एपिसोड में मूंग दाल के गुरु के रूप में अपनी आवाज भी दी। 2006 में हांग ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर के दूसरे सीजन के अवतार डे नामक एपिसोड में मेयर टोंग के चरित्र को आवाज दी। इसके अलावा 2005 में पहले सीजन के एपिसोड द स्टॉर्म में साधु ताशी के रूप में उनकी पिछली भूमिका भी थी। हांग की आवाज वीडियो गेम मर्सिनरीज प्लेग्राउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कर्नल झो पेंग के रूप में भी दिखाई दी। डेफ जैम आइकन 2007 में डॉचांग, ट्रू क्राइम, स्ट्रीट्स ऑफ एले में एंशिएंट वू और ब्लेड रनर वीडियो गेम में च्यू के रूप में उनकी भूमिका को दोहराते हुए। उनकी सबसे हालिया उपस्थितियां बॉल्स ऑफ फ्यूरी और द डे द अर्थ स्टूड स्टिल फिल्मों में थीं। 2008 में उन्होंने पो के दत्तक पिता श्री पिंग को आवाज दी और उनके प्रदर्शन के लिए एनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।
बाद में उन्होंने कुंग फू पांडा हॉलिडे स्पेशल में भूमिका दोहराई और टेलीविजन प्रोडक्शन में वॉयस एक्टिंग के लिए एनी पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्हें और लुसी लियू को फीचर फिल्म श्रृंखला और टेलीविजन श्रृंखला अनुकूलन कुंग फू पांडा लीजेंड्स उन्होंने बाद की स्ट्रीमिंग सीरीज कुंग फू पांडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी और कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट 22 के साथ साथ कुंग फू पांडा 4 में भी भूमिका को दोहराया। 2015 में हांग ने स्टार वार्स रिबल्स पर अजमोरिगन के साथ साथ स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स की अधूरी 4 भाग की कहानी चाप में सुगी हथियार डीलर एंडेंटे की आवाज दी, जिसके मोटे एनिमेटिक्स स्टार वार्स वेबसाइट पर पोस्ट किए गए थे। वह फिल्म सेफ 2012 में नजर आए। उन्होंने डियाब्लो 3 में जौहरी एनपीसी कोवेटस शेन, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट मिस्ट्स ऑफ पंड्रिया में मास्टर ब्रूइज्ड पॉ, टेलीविजन सीरीज आर्चर से बकी 2 एपिसोड के लिए और स्लीपिंग डॉग्स में अंकल पो के लिए आवाजें भी दी है। 2013 में वे जेरेमी शादा और शॉना केस के साथ इनक्रेडिबल क्रूज केज मैजिकल वीडियो गेम कंट्रोलर में गिफ्ट शॉप कीपर ओगिसन की भूमिका में नजर आए। वे फिल्म रिप्ट 2013 में भी नजर आए। 2014 में उन्होंने 2012 के 3D एनिमेटेड कार्टून टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में हो चान के चरित्र को आवाज दी। हांग ने 2015 के एजेंट्स ऑफ शील्ड के एपिसोड में मेलिंडा मे के पिता की भूमिका निभाई, जिसे मिंगना वेन ने निभाया था, जिसके साथ उन्होंने मुलान में सहअभिनय किया था। 2018 में यह घोषणा की गई थी कि वह एक दादा और उसकी अलग हुई पोती के बारे में एक फीचर स्क्रीनप्ले का निर्माण कर रहे थे, जो एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य के माध्यम से महसूस करते हैं, जो उन्हें दूसरी दुनिया में धकेल देता है कि पारिवारिक रिश्ते जीवित रहने की कुंजी है। 23 बाद में पता चला कि फिल्म का शीर्षक पैट्सी ली एंड द कीपर्स ऑफ द 5 किंगडम्स है, जिसे जैक वार्ड ने निर्देशित किया है और इसमें मिशेल फेंग ने अभिनय किया है। 24/2020 वर्तमान होंग ए 24 फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में दिखाई देते हैं, जो 25 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। 25 उन्होंने फिल्म के कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। उन्होंने 2023 के अकादमी पुरस्कार समारोह में भाग लिया, जहां फिल्म को 11 नामांकनों में से 7 ऑस्कर मिले, गुगली आंखों वाली धनुष टाई पहने हुए। हांग ने एनिमेटेड सीरीज ग्रेमलिन्स सीक्रेट्स ऑफ द मोगवे में ग्रैंडपा विंग की आवाज दी, जो 2023 में मैक्स पर रिलीज होगी। व्यक्तिगत जीवन 1994 में हॉलीवुड में अपनी पत्नी और बेटी के साथ हांग अपनी पत्नी सुसान टोंग के साथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में रहते हैं, जिनसे उन्होंने 1977 में शादी की थी। दंपति की 3 बेटियां और 8 पोते पोतियां हैं। 26 हांग एक प्रेस्बिटेरियन है। उन्होंने मिनियापोलिस में एक बच्चे के रूप में अपने परिवार के साथ वेस्टमिंस्टर प्रेस्बिटेरियन चर्च में भाग लिया। 27/28 2020 में डैनियल डे किम ने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर हांग को 1 स्टार दिलाने के लिए एक गोफंडमी अभियान शुरू किया। 29/30 उन्हें 2022 के सम्मान वर्ग के सदस्य के रूप में 1 स्टार मिला। 93 वर्ष की आयु में सम्मान प्राप्त करने वाले वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। 3/31 फिल्मोग्राफी मुख्य लेख जेम्स हांग फिल्मोग्राफी चयनित फिल्मोग्राफी सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून 1955 प्यार एक बहुत शानदार चीज है 1955 फ्लावर ड्रम सॉन्ग 1961 द सैंड पेबल्स 1966 द बैम्बू सॉसर 1968 द कैरी ट्रीटमेंट 1972 चाइनाटाउन 1974 बाउंड फॉर ग्लोरी 1976 द इन-लॉज 1979 हवाई जहाज 1980 सच्ची स्वीकारोक्ति 1981 ब्लेड रनर 1982 ब्रेथलेस 1983 बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना 1986 रिवेंज ऑफ द नर्ड्स 2 नर्ड्स इन पैराडाइज 1987 ब्लैक विडो
1987, द टू जेक्स 1991, द परफेक्ट वेपन 1991, वेन की दुनिया 2 1993, द शैडो 1994, मुलान 1998, डेफ जैम आइकन 2007, बॉल्स ऑफ फ्यूरी 2007, द डे द अर्थ स्टूड स्टिल 2008, कुंग फू पांडा 2008, कुंग फू पांडा 2 2011, सुरक्षित 2012, RIPD 2013, खुशी के दिन। मोरिता ने 1970 के दशक के मध्य में हैप्पी डेज में मात्सुओ अर्नोल्ड ताकाहाशी अर्नोल्ड ड्राइवाइन के नए जापानी मालिक के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी, जो सीजन 3 1975 से 76 में शुरू हुई थी। कहानी यह थी कि ताकाहाशी ने मूल अर्नोल्ड से मिल्वॉकी भोजनालय खरीदा था, लेकिन पूर्व के पहले नाम को अपनाते हुए बताया कि ताकाहाशी का नाम बदलने के लिए आवश्यक अतिरिक्त नियॉन साइन लेटर खरीदना उनके लिए बहुत महंगा था। नए मालिक के रूप में उन्होंने मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में काम किया, ड्राइवाइन में आत्मरक्षा कक्षाएं सिखाईं। मोरिता ने सीजन 10 के लिए एक आवर्ती चरित्र और अंतिम 11वें सीजन में एक मुख्य चरित्र के रूप में लौटने से पहले सीजन 4 और 6 के दौरान अर्नोल्ड को एक अतिथि कलाकार के रूप में भी चित्रित किया। उन्होंने 1977 में ब्लेस्की की ब्यूटीज में अर्नोल्ड के चरित्र को भी चित्रित किया। कराटे किड फिल्म श्रृंखला। मोरिता को 1980 के दशक में कराटे किड फिल्मों में मिस्टर मियागी के रूप में उनके काम के लिए विशेष प्रसिद्धि मिली। मूल पसंदीदा विकल्प तोशिरो मिफ्यून थे, जो अकीरा कुरोसावा की फिल्मों राशोमोन 1950, सेवन समुराई 1954 और द हिडन फोर्ट्रेस 1958 में दिखाई दिए थे, लेकिन अभिनेता अंग्रेजी नहीं बोलते थे। 21 बाद में मोरिता ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध और हैप्पी डेज के चरित्र अर्नोल्ड के कारण शुरुआत में उन्हें इस भूमिका के लिए अस्वीकार कर दिया गया। 21 निर्माता जेरी वेंट्रॉब विशेष रूप से मोरिता को नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में देखा था। 22 मोरिता ने अंततः 5 बार परीक्षण किया, इससे पहले कि वेंट्रॉब ने खुद उन्हें भूमिका की पेशकश की। 22-23 जब उन्हें कास्ट किया गया, और हालांकि वे सालों से पैट नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वेंट्रॉब ने सुझाव दिया कि उन्हें अधिक जातीय लगने के लिए उनके दिए गए नाम से ही बिल किया जाए। 24 राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और नैन्सी रीगन 1987 में पैट मोरिता और युकी मोरिता के साथ फोटो खिंचवाते हुए। पहली फिल्म द कराटे किड 1984 में उन्हें बुद्धिमान कराटे शिक्षक मिस्टर मियागी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एकेडमी पुरस्कार और इसी के अनुरूप गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिन्होंने तंग किए गए किशोर डैनियल लारूसो, राल्फ मैक्चियो को गोजूर्यू कराटे की कला सिखाई थी। 25 उन्हें 57वें अकादमी पुरस्कार समारोह में नोरियुकी पैट मोरिटा के रूप में पहचाना गया। 26 उन्होंने द कराटे किड पार्ट 2 1986 और द कराटे किड पार्ट 3 1989 में मैक्चियो के साथ 2 बार और भूमिका दोहराई। 1994 में उन्होंने मैक्चियो के बजाय हिलेरी स्वेंग के साथ द नेक्स्ट कराटे किड में अभिनय किया। टेलीविजन श्रृंखला। मोरिता 2 टेलीविजन सीरीज के स्टार थे। 1976 में उन्होंने अपने स्वयं के शो मिस्टर टी और टीना में आविष्कारक तारो ताकाहाशी की भूमिका निभाई, जो नेटवर्क टीवी पर पहला एशियाई अमेरिकी सिटकॉम था। सिटकॉम को एबीसी द्वारा शनिवार की रात को रखा गया था और 1976 की शरद ऋतु में 1 महीने के बाद इसे तुरंत रद्द कर दिया गया था। उन्होंने एबीसी जासूसी शो ओहारा 1987 से 1988 में भी अभिनय किया। खराब रेटिंग के कारण इसे 2 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। बाद में काम। 2002 में मोरिता ने किर्क डगलस अभिनीत टेलीविजन फिल्म एमोस में टॉमी तनाका की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन और दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ।
वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो थीम पार्क में द ग्रेट मूवी राइड के सामने पैट मोरिटा के हाथ के निशान। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की रोमांस फिल्म कैप्टिव हार्ट्स 1987 लिखी और उसमें अभिनय किया। उन्होंने शैक्षिक होम वीडियो श्रृंखला ब्रिटानिका टेल्स अराउंड द वर्ल्ड 1990 से 1991 की मेजबानी की। उन्होंने 1994 के सीजन 5 के एपिसोड लव हर्ट्स में द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में उपस्थिति दर्ज कराई। बाद में अपने करियर में उन्होंने निक्लोडियन टेलीविजन श्रृंखला द मिस्ट्री फाइल्स ऑफ शेल्बी वू 1996 से 1998 में अभिनय किया और सिटकॉम द ह्यूग्लीज 2000 में एक आवर्ती भूमिका निभाई। उन्होंने 1996 में मैरिड विद चिल्ड्रन के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। उन्होंने लघु फिल्म टॉक टू ताका में एक सुशी शेफ के रूप में अभिनय किया। उन्होंने डिज्नी की 36वीं एनिमेटेड फीचर मुलान 1998 में चीन के सम्राट की आवाज दी और मुलान 2 2004 एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल और किंगडम हार्ट्स 2 में भूमिका को दोहराया। 27 उन्हें 1994 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार दिया गया था। उन्होंने कोलगेट टूथपेस्ट के विज्ञापनों की एक श्रृंखला में मिस्टर मियागी के रूप में अपनी भूमिका की नकल की। उन्होंने सफेद कपड़े पहने विजडम टूथ की भूमिका निभाई। कोलगेट को बुद्धिमान विकल्प के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने 1996 में जापान में प्रसारित निसान के एक विज्ञापन में इचिरो सुजुकी के साथ सहअभिनय भी किया। 28 2001 के एलियन एंट फार्म म्यूजिक वीडियो मूवीज में उनकी एक छोटी भूमिका थी। वीडियो में उनकी उपस्थिति ने द कराटे किड में उनकी भूमिका की नकल की। 2002 में उन्होंने स्पाई टीवी के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 2003 में उन्होंने सिटकॉम यस डियर के एक एपिसोड में एक अनाम कराटे शिक्षक के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई, संभवतः मियागीन। उन्होंने 2005 में स्टॉप मोशन एनिमेटेड सीरीज रोबोट चिकन में भी अपनी भूमिका कुछ हद तक दोहराई। मौत पैट मोरिटा की मृत्यु गुर्दे की विफलता, मूत्रपथ और पित्ताशय की थैली के जीवाणु संक्रमण के बाद 24 नवंबर 2005 को लास वेगास, नेवादा में उनके घर पर 73 वर्ष की आयु में हुई। अपने पूरे जीवन में मोरिटा शराब की लत से जूझते रहे। 29, 20, 30 उनका अंतिम संस्कार लास वेगास, नेवादा में पाम ग्रीन वैली मोर्चरी और कब्रिस्तान में किया गया। नोरियुकी पैट मोरिटा 28 जून 1932, 24 नवंबर 2005 एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में की थी, इससे पहले कि वे सिटकॉम सीरीज हैप्पी डेज 1975 से 83 में डाइनर के मालिक मात्सुओ अर्नोल्ड ताकाहाशी के रूप में अपनी आवर्ती भूमिका के लिए टेलीविजन दर्शकों के बीच जाने जाते। बाद में उन्हें द कराटे किड 1984 में मार्शल आर्ट के गुरु मिस्टर मियागी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2 जो एक मीडिया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी जिसमें मोरिटा केंद्रीय खिलाड़ी थे। मोरिटा टेलीविजन कार्यक्रम मिस्टर टी एंड टीना और पुलिस थीम पर आधारित नाटक ओहारा में मुख्य अभिनेता थे। इन दोनों शो ने एशियाई अमेरिकी श्रृंखला के प्रमुख के साथ कुछ टीवी शो में शामिल होने का इतिहास बनाया। उन्होंने एम.एस.एच में कैप्टन सैम पार्क, सैनफोर्ड एंड सन में आह च्यू और द मिस्ट्री फाइल्स ऑफ शेल्बी वू में माइक वू के रूप में आवर्ती या विशेष भूमिकाएं भी निभाईं। वह डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म मुलान 1998 और इसके सीक्वल मुलान 2 2004 में द एम्परर ऑफ चाइना की आवाज थे। 1985 के ऑस्कर पुरस्कार के अलावा पैट मोरिटा को 2 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, द कराटे किड के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, मोशन पिक्चर और टेलीविजन के लिए बनी फिल्म एमोस के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म और एक एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 1994 में मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 2015 में उन्हें मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 4 प्रारंभिक जीवन
मोरिता का जन्म 28 जून 1932 को कैलिफोर्निया के आइल्टन में जापानी आप्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। 5 मोरिता के पिता तमरू, जो 1897 में पैदा हुए थे, 1915 में जापानी द्वीप क्यूशू के कुमामोटो प्रांत से कैलिफोर्निया में आकर बस गए थे। 6 तमरू की पत्नी मोमो, जो 1903 में पैदा हुई थी, 1913 में कैलिफोर्निया में आकर बस गईं। 7 नोरियुकी, जैसा कि पैट का नाम था, का एक भाई था जिसका नाम हिदेओ हैरी था, जो उससे 12 साल बड़ा था। 8 9 मोरिता को 2 साल की उम्र में स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस पॉट रोग हो गया और अगले 9 साल उन्होंने कैलिफोर्निया के वीमर इंस्टीट्यूट में और बाद में सैन फ्रांसिस्को के श्राइनर्स अस्पताल में बिताए। लंबे समय तक उन्हें पूरे शरीर में प्लास्टर लपेटा गया था और उन्हें बताया गया था कि वह कभी नहीं चल पाएंगे। 10 सैक्रामेंटो के पास एक सेनेटोरियम में अपने समय के दौरान मोरिता ने एक विजिटिंग पादरी से दोस्ती की, जो अक्सर मजाक में कहा करता था कि अगर मोरिता कभी कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हो गए तो पादरी उनका नाम बदलकर पैट्रिक अलोयसियस इग्नाटियस जेवियर नोरियुकी मोरिता रख देंगे। 11 व्यापक रीढ़ की सर्जरी से गुजरने और चलना सीखने के बाद 11 साल की उम्र में अस्पताल से रिहा हुए, मोरिता को उनके नज़रबंद परिवार से मिलने के लिए सीधे अस्पताल से एरिजोना के गिला नदी शिविर में ले जाया गया। 12 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मोरिता वापस बे एरिया चले गए और उन्होंने 1949 में कैलिफोर्निया के फेयरफील्ड में आर्मीजो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए परिवार ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक रेस्तरां एरिया के चॉप सुई का संचालन किया। 14 जिसे मोरिता ने सालों बाद मजाक में एक जापानी परिवार के रूप में वर्णित किया, जो एक काले पड़ोस में एक चीनी रेस्तरां चला रहा था, जिसमें अश्वेत फिलिपिनो और हर कोई ग्राहक था जो किसी भी अन्य पड़ोस में फिट नहीं था। 15 मोरिता चुटकुलों के साथ ग्राहकों का मनोरंजन करते थे और समूह रात्रिभोज के लिए समारोह के मास्टर के रूप में काम करते थे। 16 1956 में एक पूरी रात की फिल्म से घर लौटते समय एक हिटेंडरन में मोरिता के पिता की मौत हो गई। अपनी पत्नी और नवजात बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए नियमित नौकरी की जरूरत होने के कारण मोरिता 1960 के दशक की शुरुआत में मोटर वाहन विभाग और अन्य राज्य एजेंसियों के साथ डेटा प्रोसेसर बन गए और एरोजेट जनरल में कब्रिस्तान शिफ्ट की नौकरी में स्नातक हो गए। नियत समय में वह एक अन्य एरोस्पेस फर्म लॉकहीड में एक विभाग प्रमुख थे, जो पोलारिस और टाइटन मिसाइल परियोजनाओं के लिए चंद्र ग्रहणों का मानचित्रण करने वाले इंजीनियरों और प्रोग्रामरों के बीच संपर्क को संभालते थे। 15 हालांकि मोरिता व्यावसायिक जलन से पीड़ित थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और शो बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला किया। 15 उन्होंने सैक्रामेंटो के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को में छोटे क्लबों में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में काम करना शुरू किया। मंच का नाम पैट मोरिता रखा। कुछ हद तक पैट हेनरी और पैट कूपर सहित हास्य कलाकारों की उपस्थिति के कारण, इसके अलावा एक पुजारी की यादों के कारण जिससे उन्होंने लड़के के रूप में दोस्ती की थी। 11 मोरिता ने कई वर्षों तक कॉमेडी में संघर्ष किया, जब तक कि साथी कलाकार वेंट्रिलोक्विस्ट हैंक गार्सिया ने उन्हें लॉस एंजिल्स में अपनी किस्मत आजमाने के लिए नहीं कहा। 15 सैली मार, लेनी ब्रूस की मां, ने लॉस एंजिल्स चले जाने के बाद उनके एजेंट और मैनेजर के रूप में काम किया और उन्हें सैन फर्नांडो घाटी और सांता मोनिका के हॉर्न नाइट क्लब में बुक किया। 17 मोरिता ने द हिप निप उपनाम का इस्तेमाल किया। 18 19 टेलीविजन और फिल्म कैरियर 1975 से 76 सीजन में टीवी सीरीज हैप्पी डेज में रिची रॉन हॉवर्ड बाय के साथ अर्नोल्ड ताकाहाशी। हैप्पी डेज से अर्नोल्ड की शादी की तस्वीर। अर्नोल्ड ने अपने पारंपरिक जापानी विवाह समारोह में फोन्जी हेनरी विंकलर को अपना सबसे अच्छा आदमी बनने के लिए कहा। प्रारंभिक कार्य मोरिता की पहली फिल्म भूमिकाएं थोरोली मॉडर्न मिल्ली 1967 में एक गुर्गे के रूप में और द शाकिएस्ट गन इन द वेस्ट 1968 में एक समान भूमिका थी, जिसमें डॉन नॉट्स ने अभिनय किया था।
रोवन एंड मार्टिन्स लाफ इन 1968 सीजन 1 एपिसोड 8। मोरिता ने शो में विभिन्न स्किट में भूमिकाएं निभाईं। सैनफोर्ड एंड सन 1974 से 1976 में मोरिता की अन्य उल्लेखनीय आवर्ती टेलीविजन भूमिकाएं थीं। आह च्यू के रूप में, जो लेमोंट सैनफोर्ड का एक अच्छा स्वभाव वाला दोस्त था, और सिटकॉम MSH 1973-1974 में दक्षिण कोरियाई सेना के कप्तान सैम पाक के रूप में। 20 उन्हें युद्ध फिल्म मिडवे 1976 में रियर एडमिरल रयूनोसुके कुसाका के रूप में भी लिया गया था। उनकी मृत्यु से पहले बनाई गई भूमिकाओं को कुछ मरणोपरांत कार्यों में शामिल किया गया था। उन्होंने स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंस एपिसोड कराटे आइलैंड में मास्टर उडोन की आवाज दी। एपिसोड उनकी स्मृति को समर्पित था। 442वीं रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम के बारे में स्वतंत्र फीचर फिल्म ओनली द ब्रेव 2006 में उनकी भूमिका थी, जहां उन्होंने मुख्य अभिनेता और निर्देशक लेन निशिकावा के पिता की भूमिका निभाई। फिल्म में 2 अन्य कराटे किड सितारे यूजी ओकुमोटो और टैमलिन टोमिता शामिल थे। 32 उन्होंने एक्ट योर एज 2011, रॉयल किल 2009 और रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स 2010 में भी भूमिकाएं निभाईं। 33 नेटफ्लिक्स सीरीज कोब्रा काई का 5वां एपिसोड उनकी याद में समर्पित किया गया था। 34 ब्रह्मांड में श्री मियागी की मृत्यु 15 नवंबर 2011 को हुई थी, लेकिन मूल फिल्मों के पुरालेख फुटेज के माध्यम से अक्सर उनका संदर्भ दिया जाता है। सिनेमा में मोरिता के योगदान और उनकी विरासत 2 वृत्तचित्रों का विषय रही है, जिनमें पैट मोरिता, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और मोर देन मियागी, द पैट मोरिता स्टोरी शामिल है, जिसमें वे अभिलेखीय फुटेज में दिखाई दिए। 35-36 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1964 जिदोशा डोरोबो बटाकार चोर कोमुगी नोरियुकी मोरिता के रूप में श्रेय दिया गया। 1967 पूरी तरह से आधुनिक मिल्ली बन फू बटा ओरिएंटल नन डो 1968 पश्चिम की सबसे अस्थिर बंदूक वोंग 1971 ग्रीन एकर्स चार्ली ली सीजन 6 एपिसोड 25 हवाईयन हनीमून 1972 दुष्ट रॉय स्लेड तुरहान कोलंबो हाउसबॉय एपिसोड एट्यूड इन ब्लैक हर छोटा बदमाश और नानी नोना का कहाँ दर्द हो रहा है निशिमोतो मेरा आरक्षण रद्द करें यामामोटो विषम जोड़ी श्री विंग एपिसोड पार्टनर का निवेश बॉब न्यूहार्ट शो बारटेंडर सीजन 1 एपिसोड 12 1973 हवाई 5 चांद सीजन 6 एपिसोड 7 ट्रिक्स आर नॉट ट्रीट्स 1973 से 1974 एएसएच कैप्टन सैम पाक सीजन 2 एपिसोड 13 डील मी आउट सीजन 2 एपिसोड 19 चुने हुए लोग 1974 तोपचक यामागाटा एपिसोड द एवेंजर पंच और जोडी टकाशी 1974 से 1976 सैनफोर्ड एंड सन आह च्यू 7 एपिसोड 1975 मुझे आश्चर्य है कि अब उसे कौन मार रहा है हेशी यामामोटो कुंग फू चान सीजन 3 एपिसोड 58 एम्बुश 1975 से 1983 खुशी के दिन मात्सुओ अर्नोल्ड ताकाहाशी 26 एपिसोड 1976 आपका पुनः स्वागत है कोटर श्री ताकाहाशी श्री टी और टीना श्री ताकाहाशी मंजानार को विदाई जेनाहिरो बीच का रास्ता रियर एडमिरल रयोनोसुके कुसाका 1977 ब्लांस्की की सुंदरता अर्नोल्ड 13 एपिसोड 1977 से 1987 प्रेम नाव विंसेंट 1x12 श्री यामाशिरो 1x25 एपिसोड 1x12 द ओल्ड मैन एंड द रनअवे एपिसोड 1x25 पैसिफिक प्रिंसेस ओवरचर 1978 अटलांटिस से आदमी मोबी एपिसोड इम्प अतुलनीय हांचा फ्रेड एपिसोड प्रेस को रोको 1980 हितोहाटा बैनर उठाओ यामादा जब समय समाप्त हो गया सैम 1981 पूर्ण चंद्र उच्च सिल्वरस्मिथ 1982 सवाना स्माइल्स फादर ओहारा जिमी द किड मॉरिस
एक अन्य प्रकार का तमाशा चीनी राजदूत आ फोंग 1983 डाल्टन्स खुलेआम घूम रहे हैं, जॉली जंपर अंग्रेजी डब 1984 कराटे खिलाड़ी श्री मियागी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार रात्रि गश्त बलात्कार पीड़िता जेम्स होंग जन्म 22 फरवरी 1929 एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है। उन्हें अब तक के सबसे विपुल चरित्र अभिनेताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1950 के दशक में हॉलीवुड के स्वर्ण युग के बाद से अमेरिकी मीडिया में कई प्रस्तुतियों में काम किया है। 2022 में उन्हें अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन उद्योगों में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 3 अपने करियर के आरंभ में हांग ने उद्योग में एशियाई अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पहला एशियाई अमेरिकी थिएटर संगठन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाला अल्पसंख्यक थिएटर ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स की सहस्थापना की। एक हांग जासूसी श्रृंखला द न्यू एडवेंचर्स ऑफ चार्ली चैन 1957 से 1958 में अभिनय के माध्यम से दर्शकों के बीच जाने गए और हवाई 5 1969 से 1974, बोनांजा 1960, पेरी मेसन 1962 से 1963, द मैन फ्रॉम यूएनसीएली 1965 से 1966, आई स्पाई 1965 से 1967 और कुंग फू 1972 से 1975 सहित कई शो में दिखाई दिए। उन्होंने सीनफील्ड एपिसोड द चाइनीज रेस्तरां 1991 में ब्रूस के रूप में अपनी यादगार भूमिका सहित कई सिटकॉम में अतिथि भूमिका भी निभाई। 4-5 वह कई फिल्मों में हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून 1955, फ्लावर ड्रम सॉन्ग 1961, द सैंड पेबल्स 1966, चाइनाटाउन 1974 और इसके सीक्वल द टू जेक्स 1990, द इन-लॉज 1979, एयरप्लेन 1980, ट्रू कन्फेशंस 1981, ब्लेड रनर 1982, बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना 1986, वेन्स वर्ल्ड 2 1993, बॉल्स ऑफ फ्यूरी 2007, सेफ 2012 और RIPD 2013 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। हांग ने अकादमी पुरस्कार विजेता विज्ञान कथा बेतुकी कॉमेडी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में बुजुर्ग दादा गोंग गोंग की भूमिका के लिए नई प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड अर्जित किया। 6-7-8 एक आवाज अभिनेता के रूप में हांग ने मुलान 1998 में चीफू एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला जैकी चैन एडवेंचर्स 2002 से 2004 में डोलोन वोंग, टीन टाइटंस 2003 से 2006 में प्रोफेसर चांग, कुंग फू पांडा मीडिया फ्रेंचाइजी 2008 वर्तमान में मिस्टर पिंग, ट्रोल हंटर्स, राइज ऑफ द टाइटंस 2021 में जोंग शी, वेंडेल एंड वाइल्ड 2022 में फादर लेवल बेस्ट्स और टर्निंग रेड 2022 में मिस्टर गाओ सहित कई भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हांग का जन्म 22 फरवरी 1929 को मिनियापोलिस, मिनेसोटा में चीनी प्रवासी माता-पिता एंजी फोक हांग उर्फ फ्रैंक वू हांग और ली सुएफार उर्फ ली शुईफा के घर हुआ था। उनके पिता कनारा के रास्ते हांगकांग से शिकागो, इलिनोइस चले गए और बाद में मिनियापोलिस चले गए, जहां उन्होंने एक रेस्तरां का स्वामित्व किया और स्थानीय हिप सिंग टोंग के नेता थे। 9 हांग के दादा ताइशान से थे। 10 अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए हांग हांगकांग चले गए, जहां वे कोवलून में रहते थे। उसके बाद 10 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। अपने पालन पोषण के दौरान हांग ने बताया कि वे 500 बच्चों की कक्षा में एकमात्र एशियाई छात्र थे। नतीजतन उन्हें सहपाठियों से बदमाशी और नस्लवाद का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें एक विदेशी के रूप में और अंग्रेजी में उनकी सीमित दक्षता के कारण अलग कर दिया। 11-12 उन्होंने मिनियापोलिस सेंट्रल हाई स्कूल से स्नातक किया। उन्होंने पहली बार अपने पिता की दुकान पर पेकिंग ओपेरा कलाकारों को
रिहर्सल करते हुए देखने के बाद प्रदर्शन कला में रुचि विकसित की। 2. हांग ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपना अधिकांश खाली समय प्लेटों को हिलाने और ड्रिल स्क्वार के लिए टेम्पलेट्स को ठीक करने में बिताया। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में रहते हुए वह मिनेसोटा आर्मी नेशनल गार्ड में शामिल हो गए। 13. उनकी विश्वविद्यालय की पढ़ाई तब बाधित हुई जब कोरियाई युद्ध के दौरान उनकी राष्ट्रीय गार्ड इकाई को जुटाया गया और प्रशिक्षण के लिए कैंप रकर अलबामा भेजा गया। 13. सैन्य सेवा। मिनेसोटा आर्मी नेशनल गार्ड में रहते हुए हांग ने 1952 से 1953 तक 18 महीने के लिए विशेष सेवाओं के साथ अलबामा में फोर्ट मैक्लेलन और कैंप रकर 2023 में फोर्ट नोवोसेल का नाम बदला में प्रशिक्षण लिया। दिन के लिए अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद वह सैनिकों का मनोरंजन करते थे। हांग के प्रदर्शन कौशल को देखने के बाद कैंप जनरल ने हांग को विदेशों में तैनात होने के बजाय कैंप के लाइव शो के प्रभारी रहने के लिए कहा। 13. हांग ने इस अनुभव पर विचार किया और बताया कि कैसे इससे उनकी जान बच सकी। मुझे नहीं पता कि मैं कोरिया में युद्ध में जाना पसंद करता या नहीं, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि जीआई केप और इस चेहरे के साथ कोरियाई सेना पर हमला करते हुए कोरियाई लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर अगर हम पीछे हटते और मैं पीछे मुड़कर भागता तो अमेरिकी मुझे भी मारने की कोशिश करते क्योंकि उन्हें लगता कि मैं छद्म दुश्मन हूं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि मुझे एक तरफ से और दूसरी तरफ से गोली मारी जाती। 13. आजीविका। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी की स्टार्टिंग 1988 से हुई थी और अभी जो आखिरी मूवी हमें अभी देखने को मिली है 1999 में, वो आखिरी मूवी थी, यानी इसका जो आखिरी पार्ट था चौथा वो हमें देखने को मिला था। और इसका अब जो नया पार्ट है वो हमें देखने को मिलने वाला है 5वां, उसके ऊपर बात हो रही है आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ पिछली जो फ्रेंचाइजी है उसने कितना कलेक्शन दिया है अब तक टोटल, उसके बारे में बात की जाए तो लगभग इस फ्रेंचाइजी ने $650 मिलियन का कलेक्शन दिया है। टोटल फ्रेंचाइजी की जितनी भी मूवी हमें देखने को मिली सभी सुपर डुपर हिट रही है। बाकी ये अभी प्रेजेंट तक देखने को मिलेगी, यानी इसका अगला पार्ट कंफर्म हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।